जरा सोचो कि कई साल पहले मर चुके लोग वापस से जिंदा होने लगे और उनको मारने वाले लोगों को मारकर अपना बदला लेने लगे। कहानी की शुरुआत होती हुई में जिन होंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से घर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें चोई नाम की एक बुढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के लिए खाना लेकर जा रही थी। वो जब सिग्नल पर रुकी हुई थी तभी वहाँ पर एक चोर बाइक पर आता है और उसके बैग को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन चोई ने उस बैग को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो भी उस बैग के साथ घसीटाने लगती है। लेकिन बारिश की वजह से उस चोर की बाइक वहाँ पर स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो चोर खड़ा होकर फिर से चोई से उसका बैग छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चोई फिर भी उसका बैग नहीं छोड़ती। इससे गुस्सा होकर वो चोर चाकू निकालकर उसको मार देता है और उसके बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते समय उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है जिस वजह से उसका चाकू वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब वो आदमी उस चाकू को उठाता है। फिर वहाँ से हमें जिन होंग को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर जमीन पर एक बुढ़ी औरत को पड़ी हुई देखता है, इसलिए वो उसकी मदद करने की सोचता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी थी। दरअसल चोई जिन होंग के लिए खाना लेकर जा रही थी। फिर जिन होंग चोई को अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन खून इतना बह चुका था कि वो वहीं पर मर जाती है। फिर हमें उस घटना के 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जिन होंग अब डिफेंस लॉयर बन चुका था और खुद ही अपनी मॉम के कातिल को ढूंढ रहा था। फिर जब वो कहीं पर जा रहा था तभी उसकी बहन का उसको कॉल आता है और वो उसको कहती है कि मॉम जिंदा हो चुकी है और मेरे साथ ही बैठी है। यह सुनकर जिन होंग को लगता है कि उसकी बहन को फिर से दौरे आए हैं। दरअसल चोई के गुजर जाने के बाद उसकी बहन को आए दिन दौरे आते रहते थे, इसलिए जिन होंग घर जाने के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि बाहर उसकी मॉम के जूते पड़े हुए थे और जब वो अंदर जाता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बहन ही जांग के साथ उसकी मॉम भी बैठी हुई थी। फिर चोई जिन होंग को देखकर उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाले लोग भी आ जाते हैं क्योंकि उन सबको ही जाग में चोई के जिंदा होने वाली बात बता दी थी। फिर जब चोई किचन में खाना बना रही थी तभी अचानक घर की लाइट शुरू हो जाती है और चोई उसके पास पड़ा वो चाकू लेकर जिन होंग को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिन होंग और वो सभी लोग मिलकर किसी तरह चोई को रोक लेते हैं और फिर चोई भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर उसकी पड़ोस में रहने वाली एक औरत पुलिस को कॉल करके उस पूरी घटना की जानकारी दे देती है, जिसकी वजह से पुलिस और एम्बुलेंस आकर चोई को वहाँ से ले जाते हैं। और चोई के मरकर जिंदा होने वाली बात सब बड़े ऑफिसर और इंटेलिजेंस को लग चुकी थी, इसलिए वो चोई को हॉस्पिटल न ले जाकर लैब में ले जाते हैं ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर डिपार्टमेंट के सभी बड़े ऑफिसर भी उस लैब में आ जाते हैं जहाँ पर हम योंगताई नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो उन सभी को बताता है कि इस तरह की घटना पूरे देश में पाई गई है और वो सभी लोग उसको आरोही कहते हैं। सबसे पहला आरोही अमेरिका में पाया गया था जहाँ पर एक छोटी बच्ची को इंसाफ न मिलने की वजह से वह उस आदमी को ढूंढकर उसको मार देती है और अपना बदला लेने के बाद वह लड़की खुद ही जलकर भस्म हो गई। और इस तरह के और भी आरोही है जिसमें वो अपने खून का बदला लेने के बाद खुद ही जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का केस हमारे देश में पहला है जिसने अपने बेटे पर ही हमला कर दिया। हो सकता है कि उसके बेटे ने उसको मारा हो या फिर ये आरोही उन सभी आरोही से अलग है, इसीलिए वो उन सभी बड़े ऑफिसरों के सामने उस केस को री इन्वेस्टिगेशन करने की डिमांड करता है और वो सभी लोग भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर उस केस को री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शो नाम के एक ऑफिसर को बुलाया जाता है जहाँ पर जनरल शो को जिन होंग की फाइल देते हैं और उससे उस केस को री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। वहाँ पर जिन होंग ने डिफेंस लॉयर बनने के बाद अपनी तरफ से कुछ छानबीन की थी जिसमें उसको एक आई विटनेस भी मिला था और उसने कहा था कि चोई को किसी एक आदमी ने नहीं बल्कि 2 लोगों ने मारा था। यह सुनने के बाद जब उसने उस बाइक के मालिक को ढूंढा तो उसको पता चला कि वो एक रेंटल बाइक थी जहाँ से उसको एक आदमी के बारे में पता चला जो कोरिया का नहीं बल्कि चीन का था। जिन होंग वो सारे इन्फॉर्मेशन चो और उसके आदमियों को दे देता है। फिर जब जिन होंग अपने ऑफिस पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का खूनी चीन से वापस आ चुका है, इसलिए वो अपने आदमियों से उसको ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उससे कहता है कि आपके लिए एक कॉल आया था, लेकिन उसने हमसे बात करने से मना कर दिया। वो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता था, इसीलिए जिन होंग उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी जिन होंग का आदमी एक लीड लेकर आता है कि उस खूनी ने चीन से आने के बाद एक आदमी से पैसे एक्सचेंज करवाए थे, इसीलिए जिन होंग उस आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शो जिन होंग के घर पर उसकी बहन से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बहन अभी भी सदमे में थी, इसीलिए वो उनको कुछ नहीं बता पाती। तभी शो को एक ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि जब हम लोग जिन होंग का पीछा कर रहे थे तभी एक जगह जाकर वो गायब हो गया। दरअसल शो ने कुछ ऑफिसरों को जिन होंग के पीछे लगाया हुआ था। वही जिन होंग उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उसकी मॉम के खूनी को पैसे एक्सचेंज करके दिए थे। फिर जिन होंग उस आदमी को पैसे देकर उस खूनी का एड्रेस जान
लेता है और अपने एक आदमी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसका आदमी डिलीवरी बॉय बनकर उस खूनी को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस खूनी ने अंदर से ही उन दोनों को देख लिया था। इसीलिए वो बाहर आकर जीन होंग के आदमी के पेट में चाकू मार देता है और जीन होंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जीन होंग अपनी टीयर गैस वाली बंदूक चला देता है, जिस वजह से उस खूनी की आंख में जलन होने लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जीन होंग भी उसका पीछा कर रहा था। जब वह खूनी नीचे पहुँचता है तब वहाँ पर शो और उसका एक ऑफिसर जीन होंग का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन वो खूनी उनसे भी बचकर वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन जीन होंग ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वही वो खूनी एक जगह जाकर छुप गया था। जब जीन होंग उस जगह पर पहुंचता है तब वहाँ पर वो एक छोटी बच्ची को देखता है और उसे देखकर वो वहीं पर जम जाता है। तभी वह खूनी बाहर निकलकर जीन होंग को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे और उन्होंने उस खूनी के पैर पर गोली मारकर जीन होंग की जान बचा ली। लेकिन जीन होंग अभी भी उस छोटी बच्ची को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वो छोटी बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जीन होंग को पता चलता है कि अभी जिसको अरेस्ट किया है उसका डीएनए और उसके मॉम के नाखून में से मिला वो डीएनए मैच कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाकर केस को क्लोज कर दिया था। इसके बाद वो सच का पता लगाने के लिए योंग ताई के पास जाने का सोचता है। वही पुलिस वाले उस खूनी से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उस खूनी पर पहले से ही 2 खून के केस चल रहे थे। फिर एक पुलिस वाला शो के पास आकर उसे कहता है कि जोई का एक और इंश्योरेंस भी था, लेकिन वो उसके बेटे के नाम नहीं बल्कि मेयुंग चुन और यूनजी नाम के 2 बाप बेटे के नाम पर था और उन दोनों की हत्या 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उनके इंश्योरेंस के पैसे भी जोई को मिले थे। वो सब बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर योंग ताई आ जाता है और शो से कहता है कि हम उस खूनी को ले जाने के लिए आए हैं और फिर उसके आदमी उसको वहाँ से ले जाकर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जोई थी और फिर उसको जोई के सामने लाया जाता है। तभी वहाँ पर जीन होंग भी आ जाता है और उधर जोई के सामने उस खूनी के आते ही जोई अचानक जाग जाती है और उस जगह की लाइट भी ब्लिंक होने लगती है और फिर जोई खड़ी होकर उस खूनी की गर्दन को मोड़कर उसको मार देती है और वो खुद भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर जब योंग ताई और जीन होंग एक कमरे में थे तब योंग ताई खुलासा करते हुए कहता है कि उस डॉक्टर ने जो गलत डीएनए रिपोर्ट बनाई थी वो मेरे कहने पर ही बनाई थी। फिर वो जीन होंग को सीसीटीवी फुटेज दिखाता हुआ बोलता है कि पहले उस चोर ने तुम्हारी मुंह से सामान लूटकर उसे चाकू मारा था, उसके बाद वहाँ एक और आदमी आकर वही चाकू उठाकर बेरहमी से तुम्हारी मोम को मार देता है और यह वही आदमी था जिसकी तलाश जीन होंग पिछले 7 सालों से कर रहा था। योंग ताई आगे कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हारी मोम को मारा था वो भी एक आरवी था। वह 10 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था और उसने अपना बदला पूरा करने के लिए तुम्हारी मोम को मारा है और अपना बदला पूरा होते ही वो एक जगह जाकर जलकर भस्म हो गया। यह सुनकर जीन होंग शॉक हो जाता है, लेकिन उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मोम किसी को मार सकती है। लेकिन तभी वो उस लड़की को देखता है जो उसने उस खूनी को पकड़ते हुए देखी थी। फिर योंग ताई कहता है कि अब तुम्हारी मोम का बदला भी पूरा हो चुका है, इसलिए वो भी जलकर गायब हो जाएगी। फिर जोई को कोई परेशानी ना हो इसके लिए वो लोग उसे एक खुले मैदान में ले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर चलती नहीं बल्कि वहाँ से खड़ी होकर कहीं चली जाती है। और वही दूसरी तरफ जीन होंग को उस आदमी का कॉल आता है जिसने उसको उस मिस्ट्री स्कूल के बारे में बताया था और वो उसको कहता है कि उस फोन की लोकेशन हमें पता चल गई है। इसके बाद जीन होंग उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि स्टो और उसके कुछ ऑफिसर पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे और वो आदमी जिसने जीन होंग को कॉल किया था उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था और वो भी एक पुलिस वाला ही था और उसने मरने से पहले जीन होंग के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी और उसमें लिखा हुआ था कि जीन होंग ने जब एक छोटी बच्ची को मारा था तब उसका एक्सीडेंट छुपाने के लिए जीन होंग की मोम ने पुलिस ऑफिसर को काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन तभी से उस पुलिस ऑफिसर को बार बार वो मरी हुई बच्ची दिखाई देने लगी थी और वो बार बार पुलिस ऑफिसर को मर जाने के लिए कह रही थी, इसीलिए वो अंत में परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। यह सुनकर सो जीन होंग को कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इस चिट्ठी के बेस पर मैं एक डिफेंस लॉयर को अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जीन होंग कहता है कि मुझे इस खून के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो उसको कहता है कि मैं इस केस के जड़ तक जाऊंगा और इतना कहकर वो वहाँ से सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसके बारे में सबसे पहले अपनी बहन से पूछता है, तब उसे पता चलता है कि जीन होंग ने 12th की एग्जाम के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया था, तब वहाँ से आते वक्त कुछ हुआ था, शायद उसने वहाँ पर एक खून कर दिया था और अब जीन होंग को भी वो छोटी बच्ची दिखाई देने लगी थी। जैसे वो छोटी बच्ची को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर काफी चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो छोटी बच्ची का पीछा करने के लिए
वहाँ पर खड़े हुए ट्रक में बैठकर उसके पीछे जाने लगता है। ट्रक चलाते चलाते उसको याद आ जाता है कि वो जब 12वीं की एग्जाम के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था तब उसने बहुत शराब पी ली थी और घर जाने के लिए किसी और का ट्रक उठाकर उसको ड्राइव करने लगा था और नशे में होने की वजह से उस छोटी बच्ची के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर जिन होंग ट्रक के साथ घर पर पहुंचा तब जॉय ने देखा कि ट्रक की हेडलाइट पर किसी का खून लगा हुआ था। यह देखकर जॉय क्राइम स्पॉट पर जाकर बच्चे की डेड बॉडी देखती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बच्ची का पिता भी आ जाता है और वो समझता है कि जॉय नहीं उसकी बेटी को मारा है। इसीलिए जॉय घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यह देखकर बच्ची का पिता जॉय का पीछा करने लगता है। इसीलिए जॉय ने उनसे बचने के लिए उसके पिता को भी टक्कर मारी और वो मर गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे के लिए उस पुलिस वाले को रिश्वत देती है और यह वही पुलिस वाला है जिसने जिन होंग के लिए वो चिट्ठी रखी थी। रिश्वत देने की वजह से उस पुलिस ऑफिसर को भी वो छोटी बच्ची दिखाई देने लगी थी और उससे परेशान होकर उस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया और जॉय को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उस छोटी बच्ची का पिता ही था जिसको जॉय ने ट्रक से टक्कर मारी थी और उसने जॉय को मारकर अपना बदला लिया। यह सब याद आते ही जिन होंग का ध्यान भटक जाता है और वो ट्रक एक जगह जाकर पलट जाता है और वो छोटी बच्ची भी उसके पास आ जाती है और जब वो उसको मारने वाली थी तभी वहाँ पर जॉय भी आ जाती है और वह उसको अपने बेटे को मारने के लिए मना करने लगती है। लेकिन अब जिन होंग अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार था, इसलिए वो सामने से आते हुए ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जॉय के समझाने पर वो छोटी बच्ची जिन होंग को माफ कर देती है और वो हाथ से उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटका देती है, जिस वजह से जिन होंग वहाँ पर बच जाता है और उसके बाद जॉय और वो छोटी बच्ची चलकर वहाँ से गायब होने लगती है। और उसमें हम समझ पाते हैं कि जॉय अपने बेटे को बचाने के लिए अभी तक जिंदा थी, लेकिन इसके बाद जिन होंग ने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने उसे सजा सुना दी और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।